सेल बायोलॉजी के इस तीसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, देखिए हम इसमें देखने वाले हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपने देख लिया है, तो अब आगे हम मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसका मतलब ही आपको समझ में आ रहा है नाम से कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है और सेल की जो एटीपी है वो इसमें खर्च होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोग सबका स्वागत है, गुड इवनिंग है सबको, है ना। कन्हैया जी भी आ गए हैं, राजेंद्र जी भी आ गए हैं। ठीक है, आप सबका स्वागत है और बाकी बच्चे भी आते जाएंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसा मैंने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होता है। तो जनरली ये दोनों कैसे होते हैं, देखिए पेसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो ये कोई सेल है, सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल है, इसको आपको अंदर लेना है। ठीक है, अब मान लो बाहर में ये मॉलिक्यूल्स चाहे गैस हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं जनरली, या कोई अगर सॉलिड मॉलिक्यूल है तो वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो ये रहेंगे सेल के बाहर, इनको हमको अंदर लेना है। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल्स बाहर में बहुत ज्यादा हैं, अंदर में इन मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है, तो सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये या डिफ्यूजन प्रोसेस से ये अंदर चले जाएंगे। इसमें सेल को अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये अपनी एनर्जी को ही यूज करके मॉलिक्यूल्स मूव करके सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां पर ये पेसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स अगर बहुत कम है बाहर में और अंदर में ऑलरेडी ये ज्यादा है और फिर भी इनको अंदर लेना है, तो अपने आप तो ये अंदर आएंगे नहीं, बल्कि अंदर वाले बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर बाहर के जो कम मॉलिक्यूल्स हैं उसको अंदर लेने के लिए सेल मेम्ब्रेन को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ज्यादातर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही अंदर ले जाए जाते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है या CO2 है उनका अंदर बाहर होना ये जनरली पेसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट occurs from lower concentration to higher concentration। तो हमेशा आप डिफ्यूजन में जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल लो से हाई की ओर जाता है, हाई से लो की ओर नहीं जाता अपने आप, इसलिए अपने ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या से वो कम मॉलिक्यूल की संख्या की ओर अपने आप मूव करेंगे, तो वो पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर पहले से कम है और वो ज्यादा की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए उनको हमको एनर्जी खर्च करके ले जाना पड़ेगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने के लिए इनको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। देखिए अगर आप न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, मैंने एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स में सारे पढ़ा दिए हैं, आप एक बार वहां से पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आगे तो मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को। न्यूरॉन्स में जो सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहता है रेस्टिंग कंडीशन में भी और एक्टिव कंडीशन में भी, उसको सोडियम को बाहर भेजने के लिए और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए जो मेम्ब्रेन के कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और तब वो अंदर आने वाले सोडियम को बाहर फेंक पाते हैं और बाहर जाने वाले पोटेशियम को अंदर ला पाते हैं। तो ये प्रक्रिया सोडियम पोटेशियम पंप में चलते रहता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जनरली जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इस टाइप की चीजें जो सेल के अंदर जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है, पेसिव ट्रांसपोर्ट अगर ऑलरेडी बाहर में ज्यादा है तो अंदर जाने के लिए उनको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। occurs from higher concentration to lower concentration during this type of transport energy is not utilized। ठीक है, तो एनर्जी आपको खर्च करने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में मिट्टी में पानी ज्यादा होता है और रूट के अंदर पानी कम रहता है, तो पानी अपने आप रूट में एंटर करते चले जाता है, वो पेसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। लेकिन गर्मी के दिनों में मिट्टी में, सॉइल में पानी की कमी हो जाती है, तो फिर उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर लेना पड़ता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर नहीं जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन, तो देखिए डिफ्यूजन तीनों के लिए लागू होता है, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए। तो क्या होता है डिफ्यूजन, आप समझ लीजिए। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो मूव कर सकते हैं तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाएंगे। जैसे मैंने इसमें एक शब्द लगाया कि
मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर सकते हैं तो, जैसे कि देखिए मान लो आप इस पेन को 1 गिलास पानी में डाल देते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल इस तरह का है कि ये इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, है ना, ये प्लास्टिक है। लेकिन अगर ऐसा ही आप एक शक्कर का, चीनी का या नमक का ऐसा डाला ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल ले लेते हैं और उसको पानी में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो पानी में घुलते चला जाता है। ठीक है, सबको गुड इवनिंग है, जो जो ज्वाइन कर चुके हैं सबको गुड इवनिंग है ना। और हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सेल बायोलॉजी पार्ट 3 में। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि जो शक्कर है या नमक का डला है वो पानी में डाल देने से घुलते चले जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही आप पानी में इसको डालते हो तो पानी में बाकी जगह पे इनके मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करके सब तरफ फैल जाते हैं और ये डला घुल जाता है। तो क्यों घुला? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं इसलिए घुल पाया। अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते तो ये नहीं घुल पाता। जैसे हमने कहा कि पेन को डाल देंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन शक्कर घुल गया, ऐसा है ना। और वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लो कि आप पानी में कुछ जो है इंक डाल देते हो आप, है ना, तो इंक जो है पानी में तुरंत घुल जाता है, फैल जाता है। वैसे ही गैस है, आप टायर में या ट्यूब में ठूस ठूस के हवा भरे हुए हैं प्रेशर के साथ, जैसे आप खोलते हैं फुश से हवा निकल जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये हवा भरी हुई है और वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर अपने आप निकल जाती है। तो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपने हाई से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लो अमाउंट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो मूव कर सके तो मूव करते हैं, है ना। ये एक जरूरी यहां पर बात है जो आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इफ नीड कैरियर देन कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, जैसे कि ये सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आते समय अपने आप अंदर आ जाते हैं, इनको किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर वो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल में जुड़ करके अंदर आते हैं तो हम इसे कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि रोड के एक तरफ बहुत लोग खड़े हैं, उनको दूसरे तरफ जाना है, तो बहुत सारे लोग उसमें से पैदल चले जा रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ पहुंच गए, तो ये सिंपल डिफ्यूजन हुआ। लेकिन अगर कुछ लोग जो है एक ठेले में बैठ गए और ठेले को बाकी लोगों ने धक्का मार के उधर पहुंचाया, तो वो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में, चाहे वो पैदल जा रहे हैं चाहे वो ठेले के द्वारा जा रहे हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के द्वारा खर्च हो रही है, उसमें किसी थर्ड पार्टी का या सेल की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम उनको सभी को बैठा के एक ऑटो में, एक गाड़ी में बैठा करके इंजन स्टार्ट करके उनको लेके जाएं दूसरी तरफ, तो फिर एनर्जी सेल की खर्च होगी, तब वो कहलाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तब उसमें एनर्जी खर्च होगी सेल की। आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की खर्च हो रही है या सेल की खर्च हो रही है, ये दोनों में यहां पर अंतर होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन है तो कोई कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो वहां पर कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन दोनों में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खर्च होती है, न कि सेल की एनर्जी, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है, देखिए ऑस्मोसिस भी एक सिंपल सा डिफ्यूजन जैसा ही प्रोसेस है। अब इसको समझिए, देखिए जैसे हमने यहां पर ऑस्मोसिस को देखना है, तो ऑस्मोसिस के लिए सबसे जरूरी चीज एक जो होती है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जिससे केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, ठीक। इसमें हमने क्या किया, एक तरफ यहां पर हमने सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। मान लो हमने इसमें 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक है, और दूसरे तरफ हमने भरा है प्योर वाटर, ये प्योर वाटर भर दिया है, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर 2 शर्तें हैं, डिफ्यूजन तो है लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का है और उसके लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 चीजें वहां पर होती है तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि चूंकि यहां
इधर सुक्रोज सॉल्यूशन है और इधर वाटर है। अब इन दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा है, आप समझिए बात को। जैसे कि आपने 1 लीटर आपने सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, इसमें 1 लीटर सुक्रोज सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स भी हैं। लेकिन अगर 1 लीटर हम केवल पानी ले लें तो इसमें केवल पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसलिए प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हुए और सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हुए। जैसे मान लो 1 लीटर आप पानी लिए, उसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो मान लो 900 मॉलिक्यूल पानी के हैं और 100 मॉलिक्यूल सुक्रोज के हैं, मतलब पानी के 900 हुए। जबकि 1 लीटर प्योर वाटर लिए तो उसमें 1000 मॉलिक्यूल प्योर वाटर के रहेंगे। तो मतलब यह है कि प्योर वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ये आप समझ सकते हो। और डिफ्यूजन की शर्त यह है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर सुक्रोज मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि इधर सुक्रोज नहीं है तो सुक्रोज इधर ज्यादा हुआ, और इधर पानी कम है तो इसलिए पानी इधर ज्यादा हुआ। तो अब ये दोनों चीजें मूव करना चाहेंगे, सुक्रोज के मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे, दोनों जाना चाहेंगे। लेकिन चूंकि बीच में यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि केवल लिक्विड को पास होने देता है, सॉलिड मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देता है, मतलब सुक्रोज के मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे, उनको नहीं जाने देता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इधर आना चाहते हैं, इनको आने देता है। तो परिणाम क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स इधर आते जाएंगे आते जाएंगे। कब तक आएंगे? जब तक दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी, और वो कभी नहीं होगी। आप समझिए क्यों कभी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा इधर प्योर वाटर है और इधर सॉल्यूशन है, तो इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगा। इसलिए पानी तब तक इधर आएगा जब तक इधर ये पूरा पानी खत्म नहीं हो जाएगा, सारा पानी इधर आ जाएगा और ये लेवल इधर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं, लेवल ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो कितने प्रेशर से आएगा, तो इधर आप एक पिस्टन लगा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाइए, इतना प्रेशर लगाइए कि पानी ऊपर न चढ़ सके, तो ये फ्लो रुक जाएगा। अब इधर जितना आपने प्रेशर लगाया है उतना ही प्रेशर इधर लग रहा है, तो आप नाप लीजिए कितना प्रेशर है, तो उसको आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। तो ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना अपने ज्यादा अमाउंट से अपने कम अमाउंट की ओर। वाटर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा, जहां ज्यादा रहेगा वहां से कम की ओर मूव करेगा, उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। अब अगर हम एक सेल ले लेते हैं, ये सेल है, इस सेल को हम एक चेंबर में रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं, लिक्विड मीडियम में रखते हैं। ठीक है, अब इस लिक्विड में वाटर की अमाउंट यानी इस सॉल्यूशन की डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे या एक्सिट करेंगे। अब ध्यान से समझिए, मान लो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1% है। 1% सॉल्यूशन के बराबर कॉन्सेंट्रेशन है अंदर में। मतलब क्या कि सपोज कि 1 लीटर आप कहते हो तो उसमें जो है 100 ml 100 ग्राम साल्ट घुला है, ऐसा मान लो कॉन्सेंट्रेशन है, 1% कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सॉरी ये 10 होगा, 10 ग्राम होगा, 100 ग्राम नहीं होगा, 10 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए मान लो 1% कॉन्सेंट्रेशन अंदर में है, अब बाहर में आपने प्योर वाटर रख दिया, बाहर में प्योर वाटर रखा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर में ज्यादा है तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। अगर सेल के अंदर पानी प्रवेश करता है, वाटर एंटर करता है, तो हम उसे कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। लेकिन अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन आपने ज्यादा रख दिया, 1% से ज्यादा रखा, मान लो 1.1% से लेकर के कितना भी ज्यादा रखते जाएंगे तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि बाहर में पानी की मात्रा कम हो गई, तो अब इसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो अगर किसी सेल को प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी अंदर जाएगा, वाटर एंटर करेगा, उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी बाहर जाएगा। अब एक चीज आप समझिए कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आप समझ लीजिए इसको। तो सॉल्यूशन का हमेशा कंपैरिजन होता है। ठीक है, दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन होगा। जैसे कि मान लो आपने इधर 1 मोलर रखा
और इधर 0.5 मोलर रखा, का मतलब ये है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये हाइपर है और ये हाइपो है। मतलब क्या कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से लेस जितना भी होगा वो सभी हाइपो हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा और साल्ट की या शुगर की मात्रा कम रहेगी, वो हाइपो हो जाएगा। तो हमेशा जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइपो से हाइपर की ओर आता है। ठीक है, तो यहां पर 1 मोलर हाइपर है, 0.5 मोलर हाइपो है। मान लो एक और सॉल्यूशन ले लेते हो, चलिए ये एक और सॉल्यूशन ले लिया, इसको आपने 1.5 कर दिया या 2 मोलर कर दिया। अब इसके साथ कंपेयर करो, तो अब ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये कम गाढ़ा हो गया, तो अब ये हाइपर हो गया और इसकी तुलना में ये हाइपो हो गया। तो हाइपर या हाइपो या आइसो जो है एक कंपेरेटिव स्टडी है, मतलब एक कंपैरिजन होता है दो सॉल्यूशंस के बीच में कि हाइपर है कि हाइपो है। ठीक है, और जो हाइपो होता है वहां से वाटर मॉलिक्यूल हाइपर की ओर एंटर करता है। लेकिन अगर दोनों का बराबर हो जाए, मान लो इधर भी 0.5 हो जाए, इधर भी 0.5 हो जाए, तो दोनों आइसो हो जाएंगे। तब वाटर मॉलिक्यूल इधर भी मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे और बराबर मूव करेंगे। ध्यान रखेंगे, आइसोटोनिक का मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और मॉलिक्यूल्स जो है दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मूवमेंट जो है बराबर हो जाता है। मूवमेंट रुकता नहीं है कभी भी, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वाटर का हमेशा चलता रहेगा, हाइपर से हाइपो की ओर या हाइपो से हाइपो की ओर, लेकिन ये कम ज्यादा होते रहता है और आइसो में बराबर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एंडोऑस्मोसिस का मतलब है सेल के अंदर वाटर एंटर करना और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है सेल के बाहर वाटर निकल जाना। जिधर भी पानी ज्यादा रहेगा वहां से कम की ओर मूव करेगा, बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। बस ये अंतर है एंडो और एक्सोऑस्मोसिस में। अब हम एक आरबीसी की बात करते हैं। हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल, ये आरबीसी है, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन वही 1% के आसपास रहता है। अगर हम इससे ज्यादा वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी में रख देते हैं, सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो पानी बाहर आने लगता है। ठीक है, और अगर हम प्योर वाटर में रख देंगे तो पानी अंदर जाने लगता है और फूल के फट जाएगा ये। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए वो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा पानी भरते चला जाता है और फूल के फट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एंडोऑस्मोसिस होता है आरबीसी में। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2-3 टर्म है। एंडोसाइटोसिस, जिसमें पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस 2 टर्म है, फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस है, उसके बाद रेफियोसाइटोसिस है। इन सब टर्म्स को आप समझिए। देखिए ये एक सेल है, ठीक है, जैसे मान लो हमारा WBC है, या हमारे शरीर में जितने भी डिफेंसिव सेल हैं वो ये काम करेंगे जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। मान लो यहां पर कोई सॉलिड पार्टिकल आ जाता है जिसको ये सेल अपने अंदर लेना चाहता है, इसको खाना चाहता है, सेल इसकी ईटिंग करना चाहता है। तो सेल क्या करेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से इनफोल्ड कर लेगा और इसको अपने सेल के अंदर एक वैक्यूल बना के ले लेगा। ठीक है, नाउ दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल और फेगोसोम, और ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। सॉलिड पार्टिकल को सेल खा जाता है इस सिस्टम के द्वारा, इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग या फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें लाइसोसोम अटैच हो जाएगा और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट कर देगा, ये जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह से सेल ईटिंग करते हैं। तो हमारे जितने भी डिफेंसिव सेल हैं, जैसे कि WBC में लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है ना, न्यूट्रोफिल है, ये सब फेगोसाइटोसिस करते हैं। ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल है, लंग में डस्ट सेल है, लिवर में कुप्फर सेल है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनमें हिस्टियोसाइट सेल्स हैं। ये सारे फेगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन इन सबको किल करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटोजोअन्स हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं और ये अपने भोजन को इस तरह से खा जाते हैं। तो ये एक प्रकार से सेल ईटिंग की प्रक्रिया हुई जिसमें वो सॉलिड पार्टिकल को खाते हैं। लेकिन ऐसा ही अगर कोई लिक्विड आ जाता है तो इसको भी इसी तरह से फेगोसोम टाइप का पिनोसोम बना के ये अपने अंदर लेते हैं। तो दोनों की प्रोसेस लगभग एक जैसी होती है। तो सॉलिड पार्टिकल की एंट्री जो है वो फेगोसाइटोसिस कहलाती है और जो लिक्विड पार्टिकल है
उसकी एंट्री जो है वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, और इसका जो नाम है इस वैक्यूल का, उसको हम कहते हैं पिनोसोम। तो सेल ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं सेल्स में। ठीक है, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग देख सकते हैं। टर्म जो है सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस को WH लेविस ने दिया था। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा in the form of vesicle or bag like structure that is called pinosome is called pinocytosis। ठीक है, तो सेल ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस और सेल ईटिंग है टर्म गिवन बाय मेटनिकॉफ। ठीक है, ये देखिए मेटनिकॉफ इन्होंने दिया था। और इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। अब जो चीज इसने खाया, सेल ने खाया, उसको डाइजेस्ट किया, लेकिन बहुत सारा चीज अनडाइजेस्टेड बच जाता है। जैसे मान लो ये सेल है और ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा हुआ है, तो इसके ये सेल के बाहर एक्सिट कर देता है, मतलब सेल से ये एक्सक्रीट कर देता है, डिफिकेट कर देता है। इसीलिए इसको एक्सोसाइटोसिस को एमियोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग कहते हैं। जो बेकार चीजें हैं, जो बची हुई चीजें हैं, उनको ये बाहर निकाल देता है। इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो सेल के बाहर निकल जाना एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, अब देखिए एक है रोफियोसाइटोसिस। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू मेम्ब्रेन इन वेसिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम रेड बोन मेरो सेल्स टू मैच्योरिंग आरबीसी इज गुड एग्जांपल ऑफ रोफियोसाइटोसिस। ठीक है, रोफियोसाइटोसिस। इसमें देखिए क्या होता है कि एक सेल में कोई चीज बना, अब इसको ये दूसरे सेल में ट्रांसफर करना चाहता है, तो एक वेसिकल के फॉर्म में, मतलब इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन डेवलप कर देगा, फिर इसको दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देगा। दिस ट्रांसफरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रोफियोसाइटोसिस। जैसे जब हमारा आरबीसी बनता है हमारे बोन मेरो में, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता, एक बाहर बनता है दूसरे सेल में, वहां से हीमोग्लोबिन को आरबीसी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है रोफियोसाइटोसिस की, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा रेयर टर्म है, जनरली ये टर्म आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये खोज खाज के मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप ऐसे टर्म्स को थोड़े से जो रेयर टर्म है, इनको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात कर चुके थे। कोलेस्ट्रॉल जो है सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जनरली एनिमल्स के सेल्स में होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये सेल मेम्ब्रेन को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ये सेल को ज्यादा लिक्विफाई होने से रोकते हैं। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देख लिए हैं। एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन लिक्विडिटी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में भी उसको बनाए रखता है। ठीक है, और इसमें द लिपिड एक्ट इज बैरियर टू द एंट्री और एग्जिट ऑफ चार्ज्ड पोलर सब्सटेंसेस। मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जनरली चार्ज्ड पार्टिकल्स को, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, इनको बाहर जाने से रोकता है, नहीं तो सेल के अंदर से वो बाहर लीकेज हो जाएंगे वो उनका। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन occurs through the agency of special membrane proteins called permeases, but like simple diffusion it does not requires metabolic energy। फैसिलिटेड डिफ्यूजन अभी मैंने बताया था कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके सेल के अंदर या बाहर वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको परमिएज कहते हैं, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जिनके द्वारा ये जुड़ करके सेल के अंदर या बाहर मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस कैन बी शोन ओनली बाय द लिविंग सेल्स, सो इट कैन डिटरमाइन वेदर ए सेल इज लिविंग और डेड। देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या है आप समझ लीजिए। जैसे एक प्लांट सेल है, ठीक है, इस प्लांट सेल को आप हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में रख दीजिए। ठीक है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में आप रख देंगे तो सेल के अंदर का जो वाटर है एक्सोऑस्मोसिस द्वारा बाहर जाने लगेगा, और बाहर जाते जाते सेल के अंदर पानी कमी होने लगेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग होकर एक छोटे से एरिया में से सिकुड़ के रह जाएगा। ठीक है, इतना पानी खींच जाएगा बाहर। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलिसिस में प्लांट सेल का पूरा पानी खींच जाता है बाहर एक्सोऑस्मोसिस द्वारा,
और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के एक छोटे से एरिया में जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और बाकी जो भाग है, जो खाली भाग रह गया, इसमें ये बाहर वाला सॉल्यूशन भर के रह जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल वॉल तो पूरी तरह से परमेबल है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस लिविंग सेल में ही पॉसिबल है। डेड सेल में चूंकि सेल वॉल इम्परमेबल हो जाता है, इसलिए प्लाज्मोलिसिस वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा कि डेड सेल के अंदर तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उसमें। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग है, काफी लोग जुड़े हैं। ठीक है, उम्मीद के अनुसार जुड़ गए हैं लोग, और संदीप कुमार पांडे अभी जुड़े हैं, तो उनको भी हेलो है, गुड इवनिंग है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने यहां पर कहा कि थोड़ी सी बात करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सेल बायोलॉजी में एक अलग से टॉपिक होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ा पाया हूं। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म पहला टॉपिक था सेल बायोलॉजी का, लेकिन मैंने उसको स्किप किया है। पहले सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को भी साथ में लेंगे। तो इसलिए वहां पर चूंकि प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर हम साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी सी बस एक पैराग्राफ टाइप की ही पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है, यह कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में दो लेयर माना जाता है। किनारे किनारे का जो लेयर है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर का जो लेयर है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि जो किनारे का एक्टोप्लाज्म वाला लेयर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम रहती है, वो गाढ़ा कम रहता है, थोड़ा पतला रहता है, और जो एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रहता है। और अगर आपने एक सेल ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, तो वो नेटवर्क की तरह बिछा रहता है, तो ज्यादा नेटवर्क जो है एंडोप्लाज्म वाले भाग में ही रहता है, इसलिए उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो ये भाग हमको देखने को मिलते हैं। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग बिटवीन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज है लिक्विड, वो साइटोप्लाज्म है। स्ट्रासबर्गर ने साइटोप्लाज्म नाम दिया था। आपको याद होगा स्ट्रासबर्गर के बारे में मैंने आपको बताया है कि इन्होंने प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म को भी दिया था, जो सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे मटेरियल आना जाना करते रहते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो प्लाज्मोडेस्मेटा भी स्ट्रासबर्गर ने ही दिया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज कलरलेस, होमोजीनस, ट्रांसलूसेंट, एमॉर्फस एंड कोलाइडल फ्लूइड। होमोजीनस का मतलब है लगभग सब तरफ इनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है मटेरियल्स का। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ओपेक भी नहीं है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। एमॉर्फस है, मतलब कि क्रिस्टलाइन नहीं है, कोलाइडल फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि कोलाइडल आप कह सकते हो, जैसे कि गोंद आप देखे जो चिपकाने के लिए यूज करते हो, वो एक प्रकार कोलाइड है। तो उस टाइप का थोड़ा सा जेली जैसा, थोड़ा सा गोंद जैसा, थिक टाइप का, थोड़ा सा लिक्विड चिपचिपा टाइप का होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉर्मली नॉन ग्रेनुलर क्लियर नोन एज एक्टोप्लाज्म। तो मैंने बताया ना कि सेल का किनारे वाला पार्ट एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स की कमी होती है और वो क्लियर होता है। ठीक है, सेल इंक्लूजन्स आर नॉन लिविंग मटेरियल्स। देखिए, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है ना, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, कुछ भी हो सकते हैं प्लांट या एनिमल सेल के अकॉर्डिंग। तो ये सभी जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं उन्हें हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, द इनर पोर्शन इज ग्रैन्युलर एंड लेस विस्कस नोन एज एंडोप्लाज्म। तो मैंने कहा था ना कि अंदर की तरफ वाला जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ग्रेनुलर होता है, लेकिन विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है, आपको पता होगा ना। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें घुले हुई चीजों की मात्रा। ग्राउंड प्लाज्म या हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनेल्स। तो देखिए यहां पर हाइलोप्लाज्म हम किसको कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन सबको निकाल दें, केवल लिक्विड वाला पार्ट बचेगा, तो हम उसे हाइलोप्लाज्म कहेंगे। तो ये वाला टर्म भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये भी थोड़ा रेयर टर्म है। ठीक है, और
जिस हिस्से में साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनेल होते हैं उस हिस्से को अपन ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, ट्रोफोप्लाज्म पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स एंड नॉन लिविंग इंक्लूशंस। तो एक्चुअली ट्रोफो का मतलब तो फूड मटेरियल होता है। तो इस एरिया में फूड मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इसको ट्रोफोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर की बात हो गई सेल की। अब हम सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेल के ऑर्गेनेल में आपका न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, सेंट्रोसोम, है ना, और साइटोस्केलेटन्स, ये सभी सेल ऑर्गेनेल हैं। तो इन सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो अभी अभी एक दो बच्चों और ने ज्वाइन किया है, निकिता ने और पायल ने, तो आप लोगों को भी गुड इवनिंग है। बहुत अच्छा किया बेटा, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर ज्वाइन करिए आप मेरी क्लास को, आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होने वाली है। और पहले से जो टॉपिक डले हुए हैं, जो चैप्टर्स डले हुए हैं, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दिया है मैंने, उसको आप लोग बारी बारी से पढ़ते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको रटना है पूरी तरह से। इसलिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दिया है आपको, चैप्टर वाइज डले हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाना, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको 11th के 1 चैप्टर से लेकर 22 चैप्टर तक पूरे दिए हुए हैं। उसके बाद 12th में आप जाना, उसमें 1 से लेकर के 16 चैप्टर उसमें पूरे डले हुए हैं। तो पूरे एनसीईआरटी को मैंने पढ़ाया है 11th और 12th का। तो आप बारी बारी से, जैसे अभी मान लो आप सेल बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो आप सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, है ना। और उससे पहले लिविंग वर्ड ये वो हमने पढ़ा है, उसको आप पढ़ लेना। तो बारी बारी से जो जो टॉपिक हम लेते जा रहे हैं ना, अगर उन टॉपिक को आप पहले से एनसीईआरटी से पढ़ लें तो आप इस क्लास में बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे तो ऐसे भी आप समझेंगे, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप पहले से एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं तो आपको ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो सेल ऑर्गेनेल में देखिए हम 3 हिस्से में पढ़ते हैं। एक वे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, जिनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन का आवरण है ना, कवर है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड, ये 3 आते हैं। इनमें 2-2 मेम्ब्रेन्स हैं। दूसरे कैटेगरी में आते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिनमें केवल एक मेम्ब्रेन है, ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे बस, है ना। इनमें आपका लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडी मतलब पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, ये माइक्रोबॉडी है। उसके बाद गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें सभी में एक मेम्ब्रेन है। और तीसरा है नो मेम्ब्रेनस, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है। अब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है राइबोसोम का। राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा सेंट्रोसोम, हालांकि ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम में भी कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन यहां पर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जो पिछले पीएमटीज हैं, जितने भी नीट वगैरह या पीएमटी वगैरह में कभी पूछे गए हैं, तो उनमें जनरली सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम को पूछा गया है और विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम को पूछा गया है। तो कितने मेम्ब्रेन हैं और कितने नहीं हैं, इसके बारे में जनरली ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम पहला पार्ट ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। ये मेरे हिसाब से 6वीं 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। लेकिन इसके अलावा इसको एटीपी मिल कहा जाता है। मिल का मतलब फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करता है, तो ये एटीपी मिल है। एटीपी प्रोड्यूस करता है। 1 मोल ग्लूकोज को अगर पूरी तरह से बर्न करते हैं तो 38 एटीपी तक बन जाते हैं। इसको सेल फर्नेस भी कहा जाता है। फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, जिसमें किसी चीज को जलाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और सेल में मिलाकर के हम ग्लूकोज को जला के ऑक्सीडाइज करते हैं बारी बारी से प्रोसेस के द्वारा, और उससे एनर्जी रिलीज होती है। या अपन इसको स्टोरेज बैटरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होके हमको मिलती है। जैसे बैटरी में हम एनर्जी को चार्ज करके स्टोर कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज करके, उस तरह से एटीपी के रूप में यहां पर स्टोर हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखने हैं इनके नाम में। और क्या नाम है? सेल विद इन सेल। ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
ये दोनों पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया थे। माइटोकॉन्ड्रिया नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। अब ये बैक्टीरिया जब यूकैरियोटिक सेल बनते चले गए तो उनमें ये एंटर कर गए। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, इसने देखा कि ये यूकैरियोटिक सेल बना हुआ है जो काफी बड़ा साइज का है, तो ये इसके अंदर एंटर कर गया और एंटर करके वो उसके अंदर धीरे धीरे मॉडिफाइड होकर के वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में बदल गया। ये जान के आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बैक्टीरिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया या क्लोरोप्लास्ट बन गया। जो नॉन फोटोसिंथेटिक था, जो फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता था, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना, और जो कर सकता था वो क्लोरोप्लास्ट बना। इसलिए कहा जाता है, पहला कारण है कि सेल विद इन सेल कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि ये जैसे बैक्टीरिया बाहर में जिस तरह का बिहेव करता है, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है, अपने तरीके से वो जीवन जीता है, वैसी माइटोकॉन्ड्रिया भी अंदर में एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। ये ज्यादातर अपना काम खुद कर लेता है, प्रोटीन ज्यादातर अपना बना लेता है, एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। मतलब ये एक इंडिविजुअल सेल की तरह जीवन जीता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इनको सेल विद इन सेल कहा जाता है। ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, ये दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। तो पहला कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वो है न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, वो होता है वैक्यूल। लेकिन वैक्यूल जो है ये सेल ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल नहीं माना जाता है, यह सेल इंक्लूजन माना जाता है क्योंकि नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम वैक्यूल को सबसे बड़ा ऑर्गेनेल नहीं मानते हैं, हम लेते हैं इसको न्यूक्लियस को जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट में आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और तीसरे में आपका क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये लोग आते चले जाते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गेनेल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे ये हमेशा काम करता है, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है, ठीक है। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है पूछ रहे राजेंद्र जी। अभी चूंकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को पढ़िए एनसीईआरटी से। ठीक है, और जब जैसे जैसे हम कोई टॉपिक लेते जाएंगे आप एनसीईआरटी के उस टॉपिक को पढ़ना, ताकि आप दोनों पैरेलल पढ़ते चले जाएं तो आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, सभी के लिए ये मैसेज है ना। मैं आपको बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा काम करते रहता है 24 घंटे। अब आप ये सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर 1-2 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे तो उस व्यक्ति की इमीडिएट मौत हो जाती है, और यही होता है साइनाइड से। साइनाइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, उसको ब्लॉक कर देता है, विद इन सेकंड्स व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का लगातार काम करना जरूरी है। सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गेनेल है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल हैं। क्यों है, क्योंकि इनके अंदर डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और आरएनए भी है। तो ये अपने लिए जरूरी करीब करीब 30 टाइप के प्रोटीन्स को ये खुद बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि कुछ प्रोटीन्स को ये नहीं बना पाते हैं, और दूसरा कि प्रोटीन बनाने के लिए जो एमिनो एसिड होते हैं उन एमिनो एसिड को भी इनको बाहर से यानी साइटोप्लाज्म से लेना पड़ता है। तो कुछ चीजों के लिए ये साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा, पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी और हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखा था कोलिकर ने 1880। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे यहां पर मैं जो बता रहा हूं। कोलिकर ने सबसे पहले इसको देखा 1880 में, और कहां पर देखा इन्होंने इसको देखा फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ एन इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट आप सभी जानते हैं, जो कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी उड़ते रहते हैं वो इंसेक्ट हैं। इन इंसेक्ट के जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाने के लिए जो मसल्स होते हैं उनको कहा जाता है फ्लाइट मसल सेल्स। ये बहुत एक्टिव होते हैं। आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करोगे कि मच्छर जो है 1 सेकंड में अपने पंख को
500 टाइम्स फड़फड़ाता है, वो मूव कराता है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि 1 सेकंड में 500 बार अपने पंख को फड़फड़ाता है मच्छर। इसीलिए उस पंख के इतनी फिलफिली सी, इतनी मेम्ब्रेनस सी पंख है, उसके बावजूद उसमें से आवाज आती, घूं करके जो आवाज आती है उसके पंखों की आवाज है। अब इतना तेजी से पंखों को फड़फड़ाने के लिए जो मसल्स हैं उनका स्ट्रांग होना जरूरी है और उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। तो इनके जो मसल सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एकदम पैकली भरे होते हैं। एक एक सेल में 5 लाख से भी ज्यादा यहां पर हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अभी संख्या के बारे में हम बात करेंगे, आपको देखना कितना संख्या में अंतर आता है, ठीक है। तो इन्हीं फ्लाइट मसल सेल्स में इंसेक्ट के पहली बार देखा था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसका नाम इन्होंने रखा था सार्कोसोम। ध्यान रखेंगे, सार्को जो टर्म है इसका मतलब होता है मसल्स। सार्कोलॉजी, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम, ये सारे नाम मसल से रिलेटेड हैं। तो चूंकि ये मसल में पहली बार इनको देखा गया, इसलिए कोलिकर ने इसका नाम सार्कोसोम रखा, ठीक है। और उसके बाद आल्टमान ने 1886 में 1886 में इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया नाम है बायोप्लास्ट, काफी चला था ये नाम, ठीक है। और उसके बाद फ्लेमिंग ने इसका नाम फीलिया रखा। फीलिया, फीलिया का मतलब होता है उंगलियों जैसे, फिंगर लाइक, लंबे लंबे स्ट्रक्चर। क्योंकि इन्होंने जिस सेल में इसको देखा था उसमें इनको लंबे स्ट्रक्चर्स दिखे थे, इसलिए इसका नाम फीलिया रखा था, ठीक है। लेकिन फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने रखा था, और माइटोस का मतलब होता है लंबे और कॉन्ड्रिया का मतलब होते हैं पार्टिकल, तो थोड़े लंबे लंबे पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया था बेंडा के द्वारा 1896 में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बायोप्लास्ट नाम रखा था आल्टमान ने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था बेंडा ने। हालांकि देखिए, नीट में साइंटिस्ट के नाम पूछने की जो परंपरा है वो थोड़ी सी कम रही है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, ठीक है। राजेंद्र जी क्या लिख रहे थे समझ में नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड लिख दिया है, कोई बात नहीं है। बेंडा स्टेन इट विथ क्रिस्टल वायलेट। देखिए अब इसका क्या मतलब है, जब आप किसी सेल पार्ट को, सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे कलर करना पड़ेगा। कलर करने का मतलब उसको स्टेन करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के डाई होते हैं उनसे स्टेन करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कर सकते हैं या जेनस ग्रीन बी से स्टेन कर सकते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम है उनको फ्यूल जेल या एसिटोकार्माइन से स्टेन कर सकते हैं, कुछ को मेथिलीन ब्लू से, किसी को और किसी से, ऐसे बहुत सारे डाई आते हैं जिनसे आप स्टेन कर सकते हैं। स्टेन करके जब आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो बहुत क्लियर कट दिखता है और ठीक से आप स्टडी कर पाते हैं। तो स्टडी माइक्रोस्कोप से करने के लिए आपको स्टेन करना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है। तो बेंडा ने इसको क्रिस्टल वायलेट के द्वारा स्टेन किया था। अकरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर मिलेगा? सारे लिविंग सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट मैंने पहले बताया है, उनमें एक तो न्यूक्लियस नहीं होता है और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं ज्यादातर। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, जितने भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हैं वो नहीं मिलेंगे। राइबोसोम मिलता है क्योंकि वो मेम्ब्रेन नहीं है उसमें, और 70S यानी पुराने प्रकार का है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम वहां पर सेल मेम्ब्रेन करता है, वहां पर मेसोसोम होता है। ये सब चीजें मैंने पहले क्लास में बताया है, आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमारे शरीर में भी एक सेल है जो है आरबीसी। आरबीसी जब हमारे बोन मेरो में बनते रहता है उस समय उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, उनमें न्यूक्लियस भी रहता है, माइटो, गोल्गी सब रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सेल ऑर्गेनेल्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनकी जगह में सिर्फ हीमोग्लोबिन को भर दिया जाता है। तो आरबीसी जो है आप कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन है, इसमें ज्यादातर एरिया में हीमोग्लोबिन भरा है और एक लिक्विड है, बस इतना ही चीज है, जिस लिक्विड में कुछ एंजाइम्स है, बस इतना ही चीज है आरबीसी। तो मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन आरबीसी में नहीं है। और प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में फ्लोएम के जो
सेल्स हैं स्यू सेल्स, वो लिविंग सेल हैं, लेकिन उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जनरली कम होते हैं, नहीं होते हैं, लेस होते हैं वहां पर, कम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस वहां पर भी नहीं होता। ये माइटोकॉन्ड्रिया तो थोड़े बहुत होते भी हैं। चलिए ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें नहीं होता, इनके जगह में सेल मेम्ब्रेन ये काम करता है और वो रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन उस जगह पे ज्यादा रहते हैं जहां पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा चलते रहती है, जहां पर कोई ज्यादा प्रोसेस चल रही है, जैसे कोई सिंथेसाइजिंग प्रोसेस चल रही है या कोई और दूसरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर ज्यादा होती है। तो इसका एक मतलब यह भी है कि वे सेल्स जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगी, और वे जिनमें एक्टिविटी कम रहती है उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे। ठीक है। इट आल्सो फाउंड एट द बेस ऑफ सीलिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। तो न केवल सीलिया बल्कि फ्लेजेला में भी, जैसे कि ये मान लो सीलिया या फ्लेजेला है, ये बेसल बॉडी है जहां से सीलिया या फ्लेजेला निकला हुआ है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया आसपास रहते हैं, जिससे ये एटीपी प्रोवाइड करते रहते हैं और सीलिया फ्लेजेला मूव करते हैं, जिससे वो सेल्स मूव कर पाते हैं। तो बेसल बॉडी के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। अगर हम मसल्स की बात करें, मसल्स चूंकि काफी एनर्जी खर्च करते हैं, मसल का स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप देखेंगे जाके। मसल्स के अंदर दो प्रकार के फिलामेंट्स होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। ठीक है। लाइट बैंड में पतले फिलामेंट होते हैं, डार्क बैंड में मोटे फिलामेंट होते हैं। मोटे फिलामेंट को मायोसिन, पतले फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। जैसे यहां पर एक्टिन है, यहां पर मायोसिन है, आप देख सकते हैं। डार्क बैंड मोटे फिलामेंट, लाइट बैंड पतले फिलामेंट। तो जो पतले फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट्स, उनके साथ जुड़ा होता है एटीपी। ठीक है। ये देखिए, लाइट बैंड में यानी एक्टिन फिलामेंट में जुड़े होते हैं एटीपी, और मोटे फिलामेंट में होते हैं एटीपेज, जो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हैं। तो मतलब लाइट बैंड के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगे, वो एटीपी बना बना के लाइट बैंड को देते रहते हैं, और फिर लाइट बैंड से जब डार्क बैंड जुड़ता है तो फिर वो एटीपेज एंजाइम के द्वारा एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कराते हैं। तो लाइट बैंड के साथ मसल्स में जुड़े होते हैं, और चूंकि मसल जितने ज्यादा काम करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और एटीपी की मात्रा उतनी ज्यादा रहती है। ठीक है। अब नंबर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर कितनी संख्या में रहेंगे, इसको आप समझिए। तो वे सेल्स जो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगे। इसीलिए प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। यह अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन संख्या एनी हाउ एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अब देखिए कहां कहां पर कितनी संख्या में है। माइक्रोस्टेरियस, ट्रिपेनोसोमा एंड क्लोरेला, ये सभी प्रोटिस्ट हैं, एक सेल वाले हैं। इनके एक एक सेल के अंदर सिर्फ एक एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बड़े साइज के होते हैं, ये अलग बात है। ठीक है। ईस्ट आप सभी जानते हैं क्या करता है, जाइमेज एंजाइम सीक्रेट करता है, फर्मेंटेशन करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10 या उससे कम होती है, जितना काम वो करता है उसके लिए 10 माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त है। हमारा जो लीवर सेल है इतना ज्यादा काम करता है, लीवर सेल दुनिया भर का सिंथेसाइजिंग प्रोसेस करता है, लिपोजेनेसिस, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बहुत सारे ग्लाइकोजिनोलिसिस, कई प्रकार की प्रक्रिया चलती है। बाइल पिगमेंट, बाइल बनाती है। उसके बावजूद देखिए एक सेल में सिर्फ 500 माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल के इतने सारे फंक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त होती है। किडनी लगातार हमारा फिल्टर कर रहा है ब्लड को और वापस रीएब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब ब्लड को फिल्टर करने के लिए। उनमें 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त होती है। तो लीवर से थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में है। अब देखिए अमीबा में एक अमीबा है चाउस। सबसे बड़े साइज के अमीबा में यह नाम आता है चाउस। इसके एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है। यह अमीबा स्यूडोपोडिया के माध्यम से मूव भी करते रहता है
और भोजन को पकड़ पकड़ के खाते रहता है फेगोसाइटोसिस से। उनको पचाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मूव करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनमें काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, 5 लाख। ठीक है। और बर्ड्स में फ्लाइट मसल सेल्स जो हैं, देखिए पक्षी जो हैं उनके फ्लाइट मसल सेल्स में भी काफी ज्यादा संख्या में होते हैं, और इंसेक्ट के फ्लाइट मसल सेल्स में भी उतनी ज्यादा संख्या में होते हैं। इन दोनों में मसल्स में करीब 5 लाख से भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और वहीं पर इसको सार्कोसोम नाम दिया था। अभी आपको ध्यान होगा, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कोलिकर ने इसको खोजा था इंसेक्ट के फ्लाइट मसल सेल में, और वहां पर इसको नाम सार्कोसोम रखा था। यह चीज मैंने अभी बताया था। तो सबसे ज्यादा संख्या में विंग्स के साथ जुड़े हुए जो मसल सेल्स हैं उनमें ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल सेल्स में ज्यादा होते हैं। ये बात भी मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे शेप की। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज क्या होता है। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, रॉड शेप होता है। देखिए कुछ में स्पाइरल भी होता है, मे बी स्पाइरल। अब ये स्पाइरल कहां पर होते हैं, ध्यान दीजिए। आपने स्पर्म देखा होगा जरूर फोटो में। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है, एक नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। तो ये जो मिडिल पीस है ना, इसमें ऐसा करके एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं नेबेन कर्ण। नेबेन कर्ण एक्चुअली जब स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, स्पर्म बनते रहता है, उस समय स्पर्मेटिड में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सभी फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके ऐसा एक फीता नुमा, रिबन नुमा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्पाइरल। इसे हम कहते हैं नेबेन कर्ण। तो स्पाइरल वाला माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा स्पर्म में। रॉड शेप है, स्फेरिकल है, इलोंगेटेड है, कप शेप है। ये तो बाकी सेल्स में बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, ये सेल्स में मिलते हैं आसानी से सब स्ट्रक्चर। सबसे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट में है, देखिए 0.1 माइक्रोन। ठीक है। ये माइक्रोन है भाई, कुछ गलत छप गया है, मिली माइक्रोन है। ठीक है। और एम्फीबियन में सबसे बड़े साइज के होते हैं 40 माइक्रोन। ठीक है। 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर नहीं, सॉरी 40 माइक्रोन ही है वो। चलिए 40 माइक्रोन। ठीक है। ये माइक्रोन है, इस साइज में मिलते हैं। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया वहां पर। ये 40 माइक्रोन। ठीक है। और ये मिली माइक्रोन। ठीक है, हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की। आपको बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं यहां पर कि 2 मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। ठीक है। एक बाहर का ये लेयर है, ये स्पष्ट रूप से बाहर का लेयर दिख रहा है, एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, और एक अंदर में मेम्ब्रेन है जो इस तरह से इनफोल्डेड है। देखिए इस तरह से इनफोल्डेड है, बहुत अच्छे से आपको ये 2 चेंबर दिख रहे होंगे। ठीक है। एक चेंबर आपको दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला चेंबर दिख रहा होगा, ये वाला चेंबर, और ये वाला चेंबर, ये बीच वाला है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला। और दूसरा चेंबर आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए ये अंदर वाला मेम्ब्रेन जो इनफोल्डेड है उसके अंदर का ये चेंबर है, ये पूरा चेंबर। ये 2 चेंबर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन 2 है, बाहर वाला मेम्ब्रेन एक्सपेंडेड है, फुला हुआ है, अंदर वाला मेम्ब्रेन बाहर वाले मेम्ब्रेन की तुलना में बड़े साइज का है। तो बड़े साइज के मेम्ब्रेन को अंदर में फिट करने के लिए आपको इनफोल्ड करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो इनफोल्डिंग किया हुआ है, ऐसा देखिए ये मेम्ब्रेन इनफोल्डेड करके रखा हुआ है, आप स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है। और ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये नीचे में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है। ये इनफोल्डिंग्स जो है, तो क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स है, और इसके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस है, इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा साइज का मेम्ब्रेन है, सरफेस एरिया ज्यादा है क्रिस्टी के कारण से। ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन की जो बीच वाला एरिया है, जो बीच वाला स्पेस है, इसको अपन आउटर चेंबर या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या इसी को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसी को। ठीक है, इसका क्या काम है, अभी मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताऊंगा तो आपको डिटेल समझ में आएगा कि इनका क्या क्या काम है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आउटर चेंबर या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंदर वाला जाएंगे अपन, अंदर में इनर चेंबर है। ठीक है, इनर चेंबर, इनर चेंबर में एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखा है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स लिखा है, देखिए एक्सक्यूज मी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा है अंदर में। बाहर वाले चेंबर में भी एक लिक्विड भरा है, अंदर वाले चेंबर में भी लिक्विड है। अंदर वाले चेंबर का नाम है लिक्विड का मैट्रिक्स। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिए। इस मैट्रिक्स में एक तो होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स। ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये सर्कुलर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया था पहले, और आपको याद होगा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यह अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक से लेके कई तक हो सकते हैं डीएनए, एक भी हो सकता है, 2, 4, 5 भी हो सकते हैं ऐसा। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं सर्कुलर। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज जो होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम, चूंकि ये भी बैक्टीरिया ही था तो राइबोसोम भी बैक्टीरिया जैसा, तो कैसा राइबोसोम होगा यहां पर 70S टाइप का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं मैमल्स, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला होता है 55S। 55S, तीसरा एस हो गया। आप 70S 80S तो पढ़ते हैं, 55S नहीं सुने होंगे। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में है, जितने मैमल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 55 है, मतलब थोड़ा और छोटा राइबोसोम है। बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80S है। ठीक है, राइबोसोम 3 प्रकार के। तो राइबोसोम है यहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त जो अंदर का मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर का मेम्ब्रेन का जो अंदर का साइड है उसमें इस टाइप के देखिए पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं जो अंदर के मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, अंदर के मेम्ब्रेन से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं स्टॉक्ड पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको? स्टॉक्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और यहां पर बाहर के मेम्ब्रेन में भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसमें स्टॉक नहीं होता है, इसे हम कहते हैं स्टॉकलेस पार्टिकल्स। स्टॉकलेस पार्टिकल्स। तो 2 प्रकार के पार्टिकल में बताया, अंदर के मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में चिपका हुआ है स्टॉक्ड पार्टिकल, और बाहर के मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में चिपका हुआ है स्टॉकलेस पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती, देखिए ये स्ट्रक्चर है। इसमें एक बेसल पार्ट होता है जिसको F0 पार्टिकल कहते हैं, एक हेड होता है इसको F1 पार्टिकल कहते हैं, बीच वाले हिस्से को F5 F6 कहते हैं, F5 F6 कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है वो इस टाइप का बना होता है, एक्चुअली इस टाइप का बना होता है। ठीक है, तो ये बेस है। ठीक है, ये बेस जो है F0 पार्टिकल कहलाता है, ये हेड है, ये हेड F1 पार्टिकल कहलाता है, और बीच का जो स्टॉक है इसको F5 F6 पार्टिकल कहते हैं। लेकिन काम हमारा मुख्यतः F1 पार्टिकल से है, इसलिए पूरे को F1 भी कह दिया जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे F1 सिर्फ हेड को कहा जाता है, बेस को F0 कहा जाता है। और ये जो बेस है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर वाले मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है, और बाहर में जो निकला रहता है वो स्टॉक और हेड निकला रहता है। तो इस तरह के 2 प्रकार के पार्टिकल, स्टॉक्ड पार्टिकल अंदर में और स्टॉकलेस पार्टिकल बाहर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए, अरे ये मैंने बहुत सारे बुक से छांटा है भाई, ये इतना आसान नहीं है। मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप किसी बुक से खोजेंगे नहीं मिलने वाला है इतना डिटेल। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो NCERT से पढ़िए,
लेकिन अगर डिटेल पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ये नोट्स में नहीं मिलेंगे कहीं पर, ये मैंने छांटे हैं बहुत सारे बुक से जो आपके नीट के लिए या एम्स के लेवल में आगे काम आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल में तो पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा तब तो मतलब है आपके इस क्लास का, है ना, और थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो पाएगा आपको, तो कम वाले को आप ज्यादा याद कर पाओगे। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में जो ये पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं उसको अलग से इस फोटो में मैंने दिखाया है। देखिए इसमें देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका जो बेस है वो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है और बाकी पार्ट ऐसे मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ है। ये देखिए वो मेम्ब्रेन, ये जो पार्टिकल का अलग से मैंने बताया, हेड F1 है, बेस F0 है, स्टॉक जो है F5 F6। ठीक, इतना आप समझ लीजिए। ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये वाला, और ये बीच का स्पेस है। अब देखिए मैं आपको इसका फंक्शन पढ़ा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैंने टेक्स्ट में पूरे इसके जो स्ट्रक्चर अभी बताए हैं उनको मैंने टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूं आपको, इसी में लिंक में देने वाला हूं। अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा था तो मैं बना नहीं पाया पीडीएफ उसका, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए कि कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम पूरा एक बना लेते हैं सेल, ये एक बड़ा सा मैंने सेल बनाया। ठीक, इस सेल में एक बड़ा सा मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता हूं, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूं उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंदर का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखिए क्रिस्टी बने हुए हैं अंदर का मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऐसा, ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए आप, है ना। ये अंदर में इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ये भी समझ गए होंगे, बाहर में भी इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ये भी आपको मैंने बताया। ठीक है, जो काम है हमको उन्हीं को फिलहाल बना रहा हूं मैं। और ये सेल है तो सेल का ये साइटोप्लाज्म है, ये भी आप समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो सेल में भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये बाहर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? रेस्पायरेशन में टेक पार्ट करना। रेस्पायरेशन आप सबने सुना है, कैसे चलता है? रेस्पायरेशन के 3 प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 भागों में चलता है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ये नहीं है जो हम सांस ले रहे हैं, इट्स ब्रीदिंग, जो सांस अंदर बाहर कर रहे हैं ये ब्रीदिंग है। ठीक है, लेकिन जो रेस्पायरेशन एक्चुअली है वो सेल के अंदर हो रहा है। 3 प्रोसेस है। अब ये तीनों प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, और ये चाहे एरोबिक रेस्पायरेशन हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है, दोनों में होता है। ठीक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले जितने प्रोसेस हैं वो सिर्फ एरोबिक रेस्पायरेशन में होते हैं। तो मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, पूरा प्रोसेस अभी नहीं बताऊंगा, उसको मैं आपको रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस सब पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। पढ़ा चुका हूं वैसे एनसीईआरटी वाले में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, फिर भी यहां पढ़ाऊंगा एक बार और। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, देखिए हम इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 मोल ग्लूकोज लिए, ग्लाइकोलिसिस चलाते हैं और फाइनली इसको हम 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस का एक अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा, व्हाइट बोर्ड में बनाया था मैंने, उसको आप देखिए या फिर एनसीईआरटी वाला देखिए, दोनों में मैंने डिटेल बताया है। और नहीं तो कोई बात नहीं, वेट करिए, जब इसमें रेस्पायरेशन पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा आपको, तिबारा भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज से हमने पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाए। ठीक, 2 पायरुविक एसिड बना, साथ में जो है 2 NADH से 2 NADH2 बन जाता है। ठीक, ये हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरियर है NAD, 2 हाइड्रोजन को लेके NADH2 बनाया, 2 मिला NADH2। ठीक, इसके अलावे हमको मिले 2 ADP से 2 ATP। समझ लीजिए,
एटीपी क्या होते हैं पता है ना आपको, एनर्जी कैरियर है, ये मिले हमको। तो 2 एटीपी मिला, 2 NADH2 मिला, 2 पायरुविक एसिड मिला। अब इनका क्या करेंगे देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है, ये दूसरी प्रक्रिया में चले जाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं का मतलब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये जो पायरुविक एसिड है ये अंदर जाएगा और अंदर ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में पहुंचेगा। उस स्पेस का नाम मैंने आपको बताया था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चेंबर, इस चेंबर का नाम बताया था। यहां पर पहुंच गए पायरुविक एसिड, ठीक। 2 पायरुविक एसिड अलग अलग जाते हैं और अलग अलग सारी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मैं आपको एक पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है ये बता रहा हूं, दूसरे का भी वही होगा, ध्यान समझिए। इस पायरुविक एसिड को अंदर ले जाने में इसी एटीपी का उपयोग किया जाता है जो ग्लाइकोलिसिस में बना है। ये एटीपी इसी में खर्च हो जाता है दोनों को अंदर ले जाने में, ठीक। अब ये पायरुविक एसिड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पहुंचा, यहां पर ये एक रिएक्शन चलाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ध्यान से समझिए, ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बना वो अंदर आया बीच वाले चेंबर में, ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं लिंक रिएक्शन? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच लिंक करता है, दोनों को जोड़ता है, क्योंकि इसके बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा और इससे पहले ग्लाइकोलिसिस चला है, दोनों को लिंक करा। तो लिंक रिएक्शन है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना। इस दौरान एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो जाता है और फिर से एक मॉलिक्यूल यहां पर NAD से NADH2 बन जाता है, ठीक। NAD से NADH2 बन जाता है। क्या प्रक्रिया हुई? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एक CO2 रिलीज हुआ, एक NADH2 रिलीज हुआ और इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहते हैं। यह हुआ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक। दूसरे पायरुविक एसिड के साथ भी यही होगा। अब देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए अंदर आ गया। किसके अंदर आया? दूसरे मेम्ब्रेन के भी अंदर आ गया, मैट्रिक्स में आ गया, ठीक। इस मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, ठीक। अब क्रेब्स साइकिल से क्या क्या बनेगा? क्रेब्स साइकिल से बनता है NADH2, 3 बनते हैं NADH2 और एक तो बाहर ये बन चुका है, एक 3 और बनते हैं NADH2, 3 NADH2, ठीक। और बनता है एक FADH2 और एक बनता है GTP जो कि ATP के बराबर होता है। ATP, GTP, CTP, TTP, UTP सभी जो है एनर्जी कैरियर की तरह काम करते हैं मेनली, लेकिन ATP काम करता है और कहीं कहीं पर GTP काम करता है। तो एक GTP बना, FADH2 एक बना और 3 NADH2 बना। एक NADH2 यहां पर बन चुका है एक पायरुविक एसिड से, दूसरे से भी एक बनेगा, ऐसा करके सब चलता चला जाएगा। अब देखिए क्रेब्स साइकिल से जो चीजें बनी, GTP तो ATP के जैसा यूज हो जाएगा, FADH2 NADH2 इसका क्या होगा बताऊंगा मैं अभी आपको। अब पहले ये चीज देखिए कि लिंक रिएक्शन में जो NADH2 बना ये भी माइग्रेट करके यहां आ गया NADH2, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आ जाता है। लिंक रिएक्शन वाला NADH2 अंदर आ गया, ठीक। अब देखिए कि बाहर में जो ग्लाइकोलिसिस आपने चलाया था इसमें भी आपको 2 NADH2 मिले। इन दोनों NADH2 को भी हम अंदर लाते हैं, ठीक है। इन दोनों NADH2 को हम अंदर लाते हैं। इनको अंदर लाने के लिए यहां पर एक प्रोसेस चलता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप जरा नोट कर ले अगर आपके पास कॉपी है तो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या टाइप करेंगे? इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम टाइप करिए, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। और इसको आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम इस नाम से यूट्यूब में सर्च करिएगा
तो दूसरे या तीसरे नंबर में जो वीडियो दिखेगा वो मेरा वीडियो दिखेगा आपको। उसमें मैंने इस सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम क्या है इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। उसमें मैं आपको ये बताया हूं कि ये जो NaDH2 है इसको अंदर कैसे लाते हैं। इसको अंदर लाने में ये जो बाहर के पार्टिकल्स हैं जिनको हमने कहा था स्टॉकलेस पार्टिकल, ये हेल्प करते हैं और यहां पर एक शटल सिस्टम चलता है जिसके द्वारा ये अंदर आते हैं। ठीक है, तो वहां पर दो शटल होते हैं, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम टाइप करेंगे, मेरा वीडियो दिखेगा आपको, उसको आप देखिए दोनों शटल सिस्टम मैंने डिटेल पढ़ाया है। तो जरा इसको नोट कर ले, आज ही देख लेना उसको, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर एक अंतर आ गया। अगर यहां पर मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है तो बाहर के दो NaDH2 अंदर पहुंचते पहुंचते तक दो NaDH2 ही रहते हैं, यही मिल जाता है अपने को। लेकिन अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है तो बाहर का NaDH2 अंदर आते तक FADH2 में बदल जाता है, तो अंदर दो FADH2 मिलते हैं हमको। ठीक, तो चाहे NaDH2 मिले FADH2 मिले, उन सभी का आगे क्या होता है मैं बताने वाला हूं। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे NaDH2 FADH2 बने, एक तो लिंक रिएक्शन में बने, ग्लाइकोलिसिस में बने, क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे बने। तो जितने भी NaDH2 FADH2 कहीं पर भी बने हैं वो सभी फाइनली एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम बताया था, ध्यान रखना, यहां पर इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी अलग से वीडियो बनाया है मैंने, और ये एक तो अलग से वीडियो है ही है, और दूसरा कि मैंने एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ाया है, वहां पर तो और डिटेल पढ़ाया है एनसीईआरटी वाले में, उसमें ज्यादा डिटेल पढ़ाया है मैंने। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम कैसे चलता है वो भी बताया मैंने अलग से वीडियो में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है ये भी बताया मैंने। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। NaDH2 या FADH2 कोई भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं और ATP बनाते हैं। इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP बनते हैं। अगर इसमें NaDH2 कोई एंटर करता है तो इससे 3 ATP बनते हैं, लेकिन अगर इसमें FADH2 एंटर करता है तो इससे 2 ATP बनते हैं। ध्यान रखेंगे, NaDH2 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है, ठीक है, तो NaDH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP मिलता है। ठीक है, और इस तरह से हमको 38 ATP या 36 ATP मिलता है, इस आधार पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम था जो बाहर के NaDH2 को अंदर लाया, अगर मैलेट एस्पार्टेट चलता है और NaDH2 मिलते हैं तो 38 ATP मिलेगा फाइनली, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से आया और ये FADH2 हो गया, बाहर वाला NaDH2 अंदर आके FADH2 हो गया, तो फिर 2 ATP का नुकसान हो जाएगा, 36 मिलेंगे। तो 38 या 36 ATP कितने मिलेंगे इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा शटल चल रहा है और NaDH2 को वो अंदर लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम अलग से वीडियो में मैंने बताया, जैसे मैंने कहा आप उसको पढ़िए। ठीक है, वो टॉप में चल रहा है, वो यूट्यूब में टॉप में है वो वीडियो मेरा, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये बताना भी मेरा फर्ज है ना कि मेरा वीडियो अच्छा चल रहा है, उसमें आप भी खुश हो सकते हैं, मैं भी खुश हूँ इस। ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप भी मेरे से खुश रहेंगे कि हाँ इनका एक वीडियो अच्छा चलता है ना। वैसे सारे वीडियो चल रहे हैं मेरे, ठीक है, आप लोगों के हेल्प से चल रहा है भाई, आप लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, है ना। तो थैंक यू है आप सबको बढ़िया चलने के लिए, चलाने के लिए, है ना। और लगातार आप जुड़े रहिए। और यहाँ पर क्या लिखे आर कुमार, क्लास 12 है, क्या चीज है जी? नहीं, ये क्लास 11 का चल रहा है हमारा, सेल बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये क्लास 11 का टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ब्रीफ एक बार फिर से कर देता हूं। बाहर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनाया हमने, 2 ATP 2 NaDH2 भी मिले, पायरुविक एसिड अंदर गया बीच वाले स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना लिंक रिएक्शन और NaDH2 CO2 भी बना। एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर गया, क्रेब्स साइकिल चलाया, FADH2 NaDH2 GTP बनाया, जितने भी NaDH2 FADH2 बने सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और वहां पर ATP बनते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन कर रहा है और एनर्जी को रिलीज करते जा रहा है। यहां पर एक विशेष बात आप ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्लूकोज को बर्न करने से जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसका सिर्फ
40% एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर पाता है और बाकी जो 60% एनर्जी है उसको ये हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। और वही हीट है, वही गर्मी है जिससे आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, ये बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए जब आप ज्यादा तेजी से काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आपके शरीर से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो फिर वो जो है आपको गर्मी लगने लगती है बहुत तेजी से। ठीक है, तो वही कारण है कि ज्यादा हीट निकलने लगता है और आपका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ठंड के दिनों में जैसे भी आप एक्सरसाइज दौड़ते भागते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है कुछ दिनों, कुछ समय के लिए, ठंड में भी, कितना भी ठंड रहे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको इसमें से और इसमें से बताया। ठीक है, अब इन सभी चीजों को मैंने टेक्स्ट में लिखा है, अगर आप कहेंगे तो टेक्स्ट पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ में भी आपको इसको देने वाला हूं। यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों मेम्ब्रेन जो है इनकी थिकनेस जो है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम है। आपको ध्यान होगा मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया, पिछले ही क्लास में पढ़ाया है, सेकंड वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है। तो उसमें मैंने बताया आपको कि उसकी थिकनेस जो है अधिकतम 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जो रॉबर्टसन ने पहली बार बताई थी थिकनेस, है ना। लेकिन उससे कम ही होते हैं ज्यादातर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग 60 से 75 एंगस्ट्रॉम तक मोटे होते हैं। दोनों के बीच में जो स्पेस है, हालांकि वो कम ज्यादा होता है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन जनरली एवरेज जो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। एंगस्ट्रॉम है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to power -10 मीटर, इतना छोटा होता है और उतने स्पेस में 80 से 100 एंगस्ट्रॉम स्पेस है दोनों के बीच में, और उसको हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का है। जगह जगह ये नाम मैंने लिया है, तो आपको तो ये नाम याद हो गया होगा। और इसमें कोएंजाइम्स और एंजाइम्स पा जाते हैं रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देखिए, अगर हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्टली जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। लेकिन अगर हम फैट का उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन में, तो फैट का पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक करते हैं, फिर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं और तब जाके वो क्रेब्स साइकिल में भाग ले पाता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन भी हम वहीं पर करते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, उससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। क्योंकि ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस चलाता है, पायरुविक एसिड बना के एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, लेकिन जो फैटी एसिड है वो सीधे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, लेकिन उस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो भी वहीं पर होता है। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाले मेम्ब्रेन को हटा देते हैं और केवल अंदर वाला मेम्ब्रेन रह जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। तो जरा ये नाम ध्यान रखेंगे कि माइटोप्लास्ट का मतलब है कि हमने बाहर का मेम्ब्रेन हटा दिया है, सिर्फ अंदर का मेम्ब्रेन बचा है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा सा वापस आता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाला फेस एम फेस कहलाता है और बाहर वाला फेस सी फेस कहलाता है। ये दोनों अंदर वाले मेम्ब्रेन के लिए बात कर रहे हैं। अंदर वाले मेम्ब्रेन का ये बाहर वाला फेस सी फेस और अंदर वाला फेस एम फेस कहलाता है। ये देखिए, ये लिखा है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सी फेस और इनर सरफेस इज कॉल्ड एम फेस। फिर से एक बार दिखा देता हूं, देखिए लिखा है मैंने, बाहर की तरफ को सी और अंदर की तरफ को एम फेस कहते हैं अंदर वाले मेम्ब्रेन का। ठीक है, और बाहर में मैंने आपको बताया कि बाहर में ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम स्टॉकलेस पार्टिकल कह रहे हैं, इन्हीं को सेसाइल पार्टिकल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सेसाइल का मतलब होता है जिसमें डंठल या स्टॉक नहीं होता है। जैसे कि लीफ है या फ्लावर है ना, उसमें भी अगर डंठल नहीं है तो हम उसे सेसाइल फ्लावर, सेसाइल लीफ कहते हैं। और अगर इस पार्टिकल में भी नहीं है तो हम इसे भी सेसाइल पार्टिकल कहते हैं, और इसी को सब यूनिट ऑफ पार्शन भी कहते हैं, सब यूनिट ऑफ पार्शन। और ये वो शटल सिस्टम का काम करता है जिसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं थोड़ा सा। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फिंगर जैसे इनफोल्डिंग बना लेता है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टी नाम है ये पैलाडे ने दिया था। अब ये पैलाडे कौन महोदय है पता है? ये वो महोदय हैं
जिन्होंने राइबोसोम का नाम राइबोसोम रखा था। क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम खोजा था 1945 में, 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932 में बना था, लॉल एंड रस्का ने बनाया था। उसके बाद राइबोसोम की खोज हुई, क्योंकि राइबोसोम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, बहुत छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। उसको खोजा था क्लाउडे ने, उसका नाम रखा था माइक्रोसोम। बाद में पैलाडे ने उसका नाम राइबोसोम रखा था, और उसी पैलाडे ने इस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी का नाम भी क्रिस्टी रखा था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रिस्टी जो है बड़े मेम्ब्रेन को छोटे भाग में रखने के लिए बनाया गया है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है और ज्यादा स्पेस देता है मेटाबॉलिज्म के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है, ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जनरली सेमी परमेबल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, सारी चीजें यहां पर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम कैसे काम करता है, इसका भी अलग वीडियो है मेरा, और रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी मैंने बनाया है एनसीईआरटी में। तो कई वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, हर एक टॉपिक के लिए अवेलेबल है, हर चीज के लिए, ठीक है। और आगे और डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये मैंने डिटेल पढ़ाना शुरू किया है आपको इसीलिए, ठीक है। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 पार्टिकल, इसके बारे में मैंने आपको बात किया। इनको फर्नांडेज और मोरेन ने खोजा था। ये वाला जो पार्टिकल था ना, ऐसा बताया था मैंने, जो अंदर के मेम्ब्रेन में होता है, इस पार्टिकल को फर्नांडेज और मोरेन ने खोजा था, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ये भी मैंने बताया, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब यहां पर समझिए, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी का बनना, फास्फोराइलेशन 3 प्रकार का होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, दूसरा फोटोफास्फोराइलेशन, और तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब ये तीनों क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वहां पर फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, उसे हम कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। और एक यहां पर मैंने आपको बताया, याद होगा, कि ग्लाइकोलिसिस कहां गया, ये ग्लाइकोलिसिस में यहां पर एटीपी बन रहा है, देखिए ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो 3 होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो, और कोई एक सबस्ट्रेट से दूसरे में बदलते समय कोई बनता है तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एटीपी का बनना, ठीक है। और पार्टिकल में बताया मैंने, बेस है, स्टॉक है, हेड है, सब चीज बताया। एक माइटोकॉन्ड्रिया में इन पार्टिकल्स की संख्या 10⁴ to 10⁵, यानी 1 2 3 4 से लेकर के 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 लाख, 10,000 से लेकर 1 लाख पार्टिकल्स तक पाए जाते हैं, ठीक। जो F1 हेड है इसका, उसी में एटीपी बनता है, क्योंकि इसी में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। एटीपी सिंथेटेज, ये थोड़ा सा नाम गलत लिख दिया है मैंने, एटीपी सिंथेटेज होता है पूरा नाम, ये थोड़ा टाइप करते समय गलत हो गया है। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम ये होता है इसमें, ये एटीपी बनाता है, प्रोटॉन चैनल के द्वारा एटीपी बनता है, इसको भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दिया है बेसिक, तो ये तो डिटेल पढ़ाने बैठा हूं मैं आपको, ठीक है। सारी चीजें आप खोजिए मेरे चैनल में, सब मिल जाएगा आपको। बेस है, ये एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेन के अंदर, धंसा रहता है, एम्बेडेड रहता है, ठीक है। F0 पार्टिकल जो है, आल्सो कॉल्ड ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। अब देखिए क्या होता है, ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक यहां पर F0 पार्टिकल के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन रुक जाता है और उस ऑर्गेनिज्म की या उस सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये लिखा है इसमें। थोड़ा सा और पढ़ाता हूं, 5 मिनट, फिर ये खत्म हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में मैंने बताया आपको क्रेब्स साइकिल चलता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये भी बता दिया मैंने। राइबोसोम 70S है, डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम्स हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम सब कुछ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है इसको डिस्कवर किया था नास एंड मार्गीट ने 1963 में। 1963 में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को डिस्कवर किया था नास और मार्गरीट ने, ठीक है। और इसमें जो डीएनए है उसकी साइज 6 kb टू 36 kb है, मतलब उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो 6000 से लेकर 36000 तक न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब पेयर्स हैं, ठीक है। और ये डीएनए टोटल डीएनए के सेल के डीएनए का सिर्फ 1% है, क्योंकि सेल का ज्यादातर डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। और ये यहां पर 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है। और इस डीएनए में ग्वानोसिन साइटोसिन की मात्रा ज्यादा है, एडेनिन थाइमिन की मात्रा कम है, साइटोसिन ग्वानिन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। ये विशेषता बैक्टीरिया की भी है, बैक्टीरिया में भी है, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया ही तो थे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है ये पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। मैमल वाले माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम है, ये भी मैंने बताया। जैसे आप देखिए 70S जो बना होता है ये 50S और 30S का बना होता है, आपको पता है। वैसे 80S बना होता है 60S और 40S का, और वैसे 55S बना हुआ है 35 और 25 का। जोड़ेंगे तो ज्यादा आता है क्योंकि ओवरलैप करते हैं ना, इसलिए कम हो जाते हैं ओवरलैप करने के बाद। फंक्शन मैंने पूरा डिटेल फंक्शन आपको बताया है क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है ये भी आपने यहां पर देख लिया है, ठीक है। एनर्जी वो रेस्पिरेशन द्वारा करता है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाता है, ग्लाइकोलिसिस बाहर में चलता है, और विशेषकर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है, सभी एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और एटीपी यहां पर बनता है, ये भी मैंने बताया। इसके अलावा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन योक फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। ओवम के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं योक, उसके बनने की प्रोसेस जो है विटेलोजेनेसिस है, इसकी हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया योक बनाने में। स्पर्म के मिडिल पीस में मैंने बताया एक माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसको स्पाइरल शीथ या नेबेन कण कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि बहुत लंबे कार्बन 16, 18, 20, 22, 24 तक होते हैं, है ना। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये मैंने जेनेटिक्स में कल के चैप्टर में पढ़ाया था, कल की क्लास में जेनेटिक्स में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? ये जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं यह भी मैंने बताया था कि इसमें डीएनए है, राइबोसोम है, आरएनए है, तो ये अपने प्रोटीन खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन बाहर से लेते हैं और अमीनो एसिड बाहर से लेते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस है। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नया जो बनता है वो डिवीजन के द्वारा बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी चीज से प्रोड्यूस नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डिवीजन करते हैं तो नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन रहा है इनका। मैंने पहले बताया कि पहले ये बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया जो है यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गए और वहां पर वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बदल गए, क्योंकि ये सारी चीजें जो विशेषताएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है, ठीक है। अब अगले क्लास में मैं आपको क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। और मित्र, अगर आप पहली बार मेरे क्लास में आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे अगले वाले वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइव क्लास कल सुबह हम लोग मिलेंगे 9 बजे, हिंदी की क्लास लेकर के। हिंदी वाले बच्चे जिसमें जुड़े हुए हैं वो लोग कल की क्लास अटेंड करें सुबह वाली, जिसमें मैं आपको वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम पढ़ा रहा हूँ हिंदी में। इंग्लिश में तो पहले ही पढ़ा चुका सारा एनसीईआरटी, ये हिंदी वाली एनसीईआरटी मैंने चालू की सुबह की क्लास में। आज ही चालू की है, एक क्लास हुई है, कल दूसरी क्लास होगी सुबह। और कल की शाम की क्लास है कि नहीं ये कल मैं आपको नोटिफाई करूंगा, क्योंकि कल शाम को मेरी एक मीटिंग है तो शायद मैं ये समय में क्लास नहीं ले पाऊंगा। लेकिन इंग्लिश वाली नहीं तो हिंदी वाली क्लास सुबह तो होगी ही, और हो सके तो शाम को भी मैं कोई ना कोई क्लास लेने की कोशिश करूंगा। मैं आपको नोटिफाई जरूर करूंगा, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें और मेरे चैनल में आप 1-2 बार देख लेंगे। वैसे तो मैं शेयर कर देता हूं, लेकिन फिर एक बात देख लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।